मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। आइए बढ़ते आगे। 100 करोड़ की चिट्ठी बम को लेकर सियासी तूफान मचा हुआ है। हालांकि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार खुलकर अनिल देशमुख के साथ खड़े हैं। लगातार दूसरे दिन कल शरद पवार की तरफ से अनिल देशमुख के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बचाव किया गया। परमबीर सिंह ने चिट्ठी में दावा किया था कि फरवरी में सचिन वाजे की अनिल देशमुख के साथ मुलाकात हुई, जिसके बाद शरद पवार ने अनिल देशमुख का बचाव किया और दावा किया कि 5 से 15 फरवरी तक देशमुख और वाजे की मुलाकात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस दौरान अनिल देशमुख कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। शरद पवार ने कहा है कि अनिल देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। From 6th February to 15th February, Mr. Deshmukh was admitted in the hospital because of the corona. अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे, ये तय है। सवाल है कि जो एलिगेशन किया है, ये एलिगेशन में सच्चाई नहीं। एलिगेशन का जो समय है, वो समय में वो नहीं थे मुंबई में, वो नागपुर में हॉस्पिटल थे। ये बात साफ होने के बाद फिर इसमें और कोई एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं। इन्वेस्टिगेशन नहीं होने की जरूरत है सर, कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत नहीं है आपको लगता है? सर एक जैसे आप कह रहे हैं कि देशमुख। लेकिन एनसीपी की सफाई के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में अनिल देशमुख का एक ट्वीट टैग कर अनिल देशमुख के अस्पताल में भर्ती होने वाली बात पर उंगली उठाई। तो अनिल देशमुख खुद सामने आए और उन्होंने 15 फरवरी की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे की कहानी सुनाई। मुझे कोविड हुआ था, उसके वजह से नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल में मैं 5 फरवरी से लेके तो 15 फरवरी तक एडमिट था। 15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था, तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए जब अस्पताल के नीचे आया और अस्पताल के गेट के ऊपर काफी पत्रकार वहां पे खड़े थे, उनको मुझे कुछ सवाल पूछना था। मैं कोविड की वजह से मेरे में वीकनेस था, उसकी वजह से मैं वहीं कुर्सी में बैठ के उनके सवालों का जवाब देके गाड़ी में बैठ के होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। 28 फरवरी को मैं पहली बार घर के बाहर निकला। परमबीर सिंह के महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों ने राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी और इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कानून व्यवस्था से जुड़े बड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई। तो वहीं इस चिट्ठी बम के बाद विरोधियों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं आरपीआई नेता रामदास आठवले ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। अनिल देशमुख की भी पलटवार कर रहे हैं, लेकिन इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसी तरह की जो मांग परमबीर सिंह ने की है, उसके मुताबिक हमें भी लगता है कि भाई इसकी पूरी सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और इसीलिए मुझे लगता है कि ये सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। माननीय उद्धव ठाकरे जी की सरकार बर्खास्त करनी चाहिए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। हम 24 तारीख को राज्यपाल महोदय को, महामहिम राज्यपाल महोदय को मिलने जा रहे हैं, टाइम मांगा है और हम महामहिम राज्यपाल महोदय से यही अपील करेंगे कि आप इस महाराष्ट्र की परिस्थिति, आप घटना प्रमुख हो राज्य के, वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जी से आप इसके बारे में अहवाल मांगिए, मुख्य सचिव से अहवाल मांगिए और राष्ट्रपति महोदय को इस बारे में लिखिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, पौंची घोटाला मामले में इस वक्त की बड़ी खबर ये कि पार्थो चैटर्जी को सीबीआई का नोटिस। पार्थो चैटर्जी को आज पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया है और आज के लिए नोटिस दिया गया है। बंगाल के शिक्षा मंत्री हैं पार्थो चैटर्जी। पौंजी स्कैम मामला, सीबीआई ने आज पूछताछ के लिए पौंजी घोटाला मामले में पार्थो चैटर्जी को तलब किया है। बताया जा रहा है कि पार्थो चैटर्जी को आज ही पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो शिक्षा मंत्री हैं राज्य के पार्थो चैटर्जी, जिनको बुलाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि पार्थो चैटर्जी को सीबीआई के सामने पेश होना होगा। आज पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है। सीबीआई ने दिया है बंगाल के शिक्षा मंत्री को नोटिस। बंगाल के शिक्षा मंत्री हैं पार्थो चैटर्जी, जिनको पौंजी घोटाला मामले में तलब किया गया है। सीबीआई इनसे पूछताछ करेगी। 3000 करोड़ का ये पूरा स्कैम, जिसमें
पार्थो चैटर्जी का नाम और इस सब के बीच उन्हें पूछताछ के लिए सीबीआई की तरफ से नोटिस दिया गया है। सीबीआई पार्थो चैटर्जी से करेगी पूछताछ, पॉन्जी स्कैम मामला, और इस मामले में सीबीआई का नोटिस राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थो चैटर्जी को 3000 करोड़ का यह पूरा स्कैम जिसमें तलब किया गया है। पार्थो चैटर्जी को आज ही उनसे पूछताछ होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है कि सीबीआई पार्थो चैटर्जी से करेगी पूछताछ। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी पर मचे घमासान के बीच शरद पवार ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे आरोपों पर सफाई दी। न्यूज 18 के आशीष सिंह की रिपोर्ट है कि परमबीर सिंह ने चिट्ठी में दावा किया था कि फरवरी में सचिन वाजे की अनिल देशमुख के साथ मुलाकात हुई, जिसके बाद शरद पवार ने अनिल देशमुख का बचाव किया और दावा किया कि 5 से 15 फरवरी तक देशमुख और वाजे की मुलाकात हो ही नहीं सकती थी क्योंकि इस दौरान अनिल देशमुख कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। लेकिन पवार के दावों पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए और 15 फरवरी की अनिल देशमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो शेयर कर दिया, जबकि पवार ने परमबीर सिंह की चिट्ठी की टाइमिंग पर सवाल उठाए और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनिल देशमुख का बचाव किया। From 6th February to 15th February, Mr. Deshmukh was admitted in the hospital because of the corona. लेकिन जैसे ही बीजेपी ने पवार के अनिल देशमुख के अस्पताल में भर्ती होने वाली बात पर उंगली उठाई, वो खुद सामने आए और उन्होंने 15 फरवरी की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे की कहानी सुनाई। 15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था, तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए जब अस्पताल के नीचे आया, वहीं कुर्सी में बैठ के उनके सवालों का जवाब देके गाड़ी में बैठ के होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। वहीं बीजेपी ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग पर संसद के दोनों सदनों में खूब हंगामा किया। पार्टी के महाराष्ट्र के सांसदों ने एक सुर में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी का मुद्दा उठाया और सदन में मांग की कि अनिल देशमुख अपने पद से इस्तीफा दें। राज्यसभा में तो प्रश्नकाल के दौरान ही बीजेपी सांसद खड़े हो गए और हंगामा करने लगे, जबकि लोकसभा में बीजेपी के महाराष्ट्र के सांसदों ने एक-एक कर इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को घेरा, जबकि शिवसेना ने बीजेपी के हमलों के विरोध में सदन से वॉकआउट कर दिया। हालांकि इसके बाद भी सदन में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग का मुद्दा गूंजता रहा। क्या परिवर्तन हो गया पता नहीं, बाद में कहा गया कि अभी रिजाइन देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ऐसा है कि शायद गृह मंत्री जी ने बोला होगा कि अगर मेरा रिजाइन लिया तो मैं सारे नाम ले लूंगा, सबकी पोल खोल दूंगा। सियासी घमासान के बीच ही मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए गए सीनियर आईपीएस ऑफिसर परमबीर सिंह ने अपने तबादले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपने तबादले को पूरी तरीके से गैर कानूनी बताया है और याचिका में यह दावा किया गया है कि 2 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता। अपनी याचिका में परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है और कोर्ट में दी गई याचिका में अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही उन्होंने खुद पर किसी भी तरह की कार्रवाई से बचाने के लिए भी कोर्ट से गुहार लगाई है। इस याचिका में चौंकाने वाली बात सांसद मोहन देलकर की खुदकुशी के केस से जुड़ी एक घटना है, जिसका जिक्र करते हुए परमबीर सिंह ने लिखा है कि अनिल देशमुख ने उनसे इस केस में कुछ बड़े बीजेपी नेताओं को फंसाने के लिए कहा था। म्यांमार के मैंडले शहर से सांसें अटका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसने सत्ता की सनक में सितम ढा रही सेना की काली करतूत एक बार फिर दुनिया के सामने ला दी। अपना रास्ता साफ करने के लिए म्यांमार की सेना अब तक करीब 250 लोगों को मौत के घाट उतार चुकी है, लेकिन अब भी वो निहत्थी जनता का खून बहाने से बाज नहीं आ रही। और इस बार म्यांमार में सुरक्षा बल के टॉर्चर का जो सबूत सामने आया, उसमें एक सुनसान सड़क पर 2 मोटरसाइकिलें चलती नजर आईं, लेकिन तभी गोली की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई इलाके में गूंज उठी और अगले चंद पलों में बाइक सवार बेदम होकर सड़क पर गिर पड़ा। शोर शराबा सुनकर पुलिस वालों की एक टोली तुरंत भागती हुई आई और घायल के इर्द गिर्द जमावड़ा लगाकर खड़ी हो गई। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, उनमें वो बाइक सवार सड़क पर बैठा हुआ नजर आया। यानी शुक्र रहा कि गोली उसके लिए जानलेवा साबित नहीं हुई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पुलिस वालों ने उस घायल पर भी रहम नहीं खाया और स्ट्रेचर मंगाना तो दूर, पुलिस उसे उसके पैरों पर चलवाकर अपने साथ ले गई। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा गुवाहाटी में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे।
बीजेपी ने बयान जारी कर बताया कि ये घोषणा पत्र असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशों में जारी विकास यात्रा में नए आयाम जोड़ेगा और साथ ही पार्टी ने बताया कि ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है बल्कि संकल्प पत्र है। असम में 126 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरण में चुनाव होगा। इससे पहले कल बीजेपी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र जारी किए जाने के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी का वादा किया और साथ ही पार्टी ने किसानों की तरह ही मछुआरों को सालाना 6,000 रुपए देने की घोषणा की है। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 6 अप्रैल को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे और 2 मई को नतीजों की घोषणा होगी। इस चुनाव में बीजेपी ने सत्तारूढ़ AIADMK के साथ गठबंधन किया है और बीजेपी 20 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। असम विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पार्टी के कई स्टार प्रचारक राज्य में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ आज असम के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। वो सिलचर के उधारबंद और बारकोला समेत कई रैलियों में शामिल होंगे। गुजरात में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ते ही इस महामारी की जांच तेज कर दी गई। राज्य में कोरोना की बढ़ती रफ्तार का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि वहां रोजाना 1200 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, जिसके बाद पूरे राज्य में कोरोना की जांच और तेज कर दी गई ताकि इसके बढ़ते खतरे को रोका जा सके। अहमदाबाद से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में जांच केंद्र के बाहर लोगों की कतार दिखाई दी। कोरोना का संक्रमण गुजरात में लगातार बढ़ रहा है। पूरे गुजरात में कल 1580 जितने मामले सामने आए। इसी तरह की तस्वीरें शहर के कई दूसरे इलाकों में भी देखने को मिली। अहमदाबाद के बाद गुजरात में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सूरत से सामने आ रहे हैं, इसलिए वहां भी सख्ती बढ़ा दी गई। हालात का जायजा लेने के लिए नगर निगम की महापौर और कमिश्नर ने खुद कई जगहों का दौरा किया। वहां के बाजारों और शॉपिंग मॉल में कोरोना की जांच के लिए टीमें तैनात कर दी गई। लोगों के बीच दूरी बनाए रखने के लिए जांच केंद्रों के बाहर जमीन पर निशान भी बनाए गए और इसके साथ ही राज्य के सभी अस्पतालों में कोरोना के नए वार्ड खोल दिए गए। इतना ही नहीं, अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या भी बढ़ा दी गई। लेकिन इस महामारी पर नेताओं के अजीबोगरीब बयान भी सामने आने लगे और बीजेपी के एक विधायक ने ऐसा ही एक बयान दे दिया जिस पर राज्य की सियासत गर्मा गई। ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ મહેનત અને મજૂરી કરી છે, એક પણ કાર્યકર્તા આનાથી સંક્રમિત થયો નથી। इससे पहले बीजेपी नेता योगेश पटेल ने भी कोरोना के बढ़ते खतरे पर हैरान कर देने वाला बयान दिया था। हाल ही में महाशिवरात्रि के मौके पर वडोदरा में हजारों लोगों की भीड़ जुट गई थी, लेकिन जब इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले बीजेपी नेता योगेश पटेल से सवाल पूछे गए तो उन्होंने विवादास्पद बयान दे दिया था। जवाबदार कौन है? जवाबदार भगवान से हमें कोई ने आमंत्रण आपता नहीं। इस कार्यक्रम में शामिल कई लोग बिना मास्क के नजर आए थे। यही नहीं, लोगों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के नियम की भी पूरी तरह अनदेखी की थी। सूरत में कई जिम मालिकों ने नगर निगम के नए आदेश के विरोध में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। सूरत नगर निगम ने कोरोना वायरस की वजह से एक बार फिर वहां के सभी जिम को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया, जिसके बाद हजारों जिम के मालिक सड़क पर उतर आए और सूरत नगर निगम के दफ्तर के बाहर तरह तरह की कसरत करके सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। कोई डंबल से कसरत करता दिखा तो किसी ने सड़क पर ही उठक बैठक लगानी शुरू कर दी। इन प्रदर्शनकारियों ने सूरत नगर निगम के आदेश पर नाराजगी जताई और दावा किया कि इससे उनके लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। मुंबई में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुंबई नगर निगम BMC ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। कोरोना के खिलाफ अपनी मुहिम के साथ ही BMC ने दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों पर भी नजर रखनी शुरू कर दी, क्योंकि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गोवा में भी इस महामारी का खतरा बढ़ा है। और यही वजह रही कि BMC ने इसकी जांच के लिए रेलवे स्टेशनों पर टीमें तैनात कर दी ताकि कोरोना के खतरे को फैलने से रोका जा सके। मुंबई के बोरीवली, बांद्रा, दादर और मुंबई सेंट्रल समेत भीड़ भाड़ वाले सभी स्टेशनों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू कर दिए गए। इस जांच में नेगेटिव पाए जाने के बाद ही यात्रियों को स्टेशन से घर जाने की इजाजत दी जाएगी। एंटीजन टेस्टिंग यहां पर की जा रही है ताकि अगर वो कोरोना पॉजिटिव या कोरोना के लक्षण उसमें दिखे तो तुरंत उसे क्वारंटाइन सेंटर यहां से ले जाया सके। इस अभियान में BMC के साथ रेलवे भी शामिल है। सभी स्टेशनों पर रोजाना करीब 10,000 यात्रियों की कोरोना जांच का लक्ष्य रखा गया है। लंबी दूरियों की जो यात्री हैं उनकी जो है म्यूनिसिपैलिटीज के साथ मिलके हम टेस्टिंग कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 3,700 से भी ज्यादा मरीज सामने आए।
जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी। मुंबई में रेलवे स्टेशन ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों पर भी सख्ती बढ़ा दी गई। वहां मॉल में एंट्री के लिए कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी कर दिया गया, जिसके लिए लोगों को ही 250 रुपए देने होंगे। मुंबई में रोजाना कोरोना के हजारों मरीज सामने आ रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका ने कमर कस ली और मॉल के बाहर लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसके लिए हर शख्स से 250 रुपए भी लिए जा रहे हैं। अभी मैं मुंबई के एक मॉल के बाहर मौजूद हूँ और जो भी इस मॉल के अंदर जाना चाहता है पहले उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। वहाँ ये नियम बना दिया गया कि मॉल में एंट्री लेनी है तो कोरोना का टेस्ट कराना होगा, जिसके लिए मॉल के बाहर बीएमसी की टीम तैनात कर दी गई, जिसने लोगों का सैंपल लिया। रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट जल्द ही आ जाती है, इसलिए जिन लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई वो अंदर चले गए। यही नहीं, लोगों ने मुंबई महानगर पालिका के इस कदम को सराहा और उसका साथ दिया। इसमें फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि लोग जितना जागरूक होंगे उतना दिखाएंगे अपने को, उतना कि हम लोग वो सुरक्षित रख सकते हैं अपने को। मुंबई में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए मॉल के अलावा भीड़ भाड़ वाली दूसरी जगहों पर भी नजर रखी जा रही है, खासकर रेलवे स्टेशन पर, जहां यात्रियों का टेस्ट किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक सभी लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं। अमित शाह आज फिर बंगाल के दौरे पर हैं। अमित शाह आज दक्षिण 24 परगना में गोसाबा के किसान मंडी मठ में जनसभा करेंगे। इसके बाद वो मेदिनीपुर जाएंगे, जहां वो एक रोड शो में शामिल होंगे। अमित शाह ने बंगाल में 200 प्लस सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज पश्चिम बंगाल में हुंकार भरेंगे। जेपी नड्डा राज्य के पश्चिम मेदिनीपुर पहुंचेंगे, जहां वो एक रोड शो करेंगे। जेपी नड्डा के रोड शो के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो एक तरफ अमित शाह दक्षिण 24 परगना पहुंचेंगे, दूसरी तरफ जेपी नड्डा पश्चिम मेदिनीपुर में रोड शो करेंगे। तो पश्चिम बंगाल जहां हिमाचल प्रदेश के मनाली में करीब 2 महीने बाद फिर रुक रुक कर बर्फबारी शुरू हो गई। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने अटल टनल और रोहतांग पास को बंद कर दिया, क्योंकि बर्फ गिरने की वजह से वहां सड़कों पर फिसलन की समस्या खड़ी हो गई। वहां सड़कें, पेड़ पौधे, गाड़ियों की छत, पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां और मकानों की छत, सब कुछ बर्फ की सफेद चादर से ढका दिखा। मनाली घूमने पहुंचे कई लोगों ने बर्फ के गोले बना बनाकर एक दूसरे पर फेंके और बदले मौसम का लुत्फ उठाया। मौसम की करवट लेते हैं, यहाँ पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। किस तरह पर्यटक जो है यहाँ पर बर्फ के बीच और जमकर बर्फ का लुत्फ ले रहा है। अचानक बर्फ गिरने से वहां पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। बहुत ही मजा आ रहा है, वी आर एंजॉयिंग ए लॉट, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने ऐसा लाइव वीडियो स्नोफॉल देखा है। कुछ पर्यटकों ने बर्फबारी के बीच उसी बर्फ से स्नोमैन भी बनाया। उधर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कई मैदानी इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदल गया, जिसकी कुछ तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर से भी सामने आई, जहां तेज हवाओं और धूल ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। एक रात पहले दस्तक दे चुके इस तूफान की वजह से आसमान में धूल दिखाई दी। काफी देर तक दिन में अंधेरा छाया रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि वहां आने वाले 2 दिनों में हल्की बारिश और तेज आंधी आ सकती। अजमेर में भी तेज हवाओं के साथ अचानक बारिश शुरू हो गई। हालात ऐसे बन गए कि दिन के वक्त लोगों को अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ी। बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के कैंप में आग लगने से हजारों शरणार्थी बेघर हो गए। यह हादसा दक्षिण बांग्लादेश के बलूखली कैंप में हुआ, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। काफी बड़े दायरे में फैले इस शरणार्थी कैंप को भीषण लपटों ने चंद मिनटों में अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिसके बाद वहां से आग की खतरनाक लपटें उठती दिखाई दी। चारों तरफ काले धुएं का गुब्बार छा गया। शरणार्थियों के रहने के लिए जो आशियाने बनाए गए थे वो एक एक कर उनकी आंखों के सामने जलकर राख हो गए। इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए, जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने बिना देर किए अस्पताल पहुंचाया। कुछ लोग तो अपने घर वालों के ना मिलने पर घबरा गए और रोने लगे। कुछ लोगों ने आग पर पानी डालकर उसे बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन विनाशकारी लपटों के सामने उनकी ये कोशिश नाकाम साबित हुई। इस हादसे में शरणार्थियों के आशियाने तो उजड़े ही, साथ ही उनका काफी सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। कोरोना की वजह से ट्रेनों की कमी की मार झेल रहे यात्रियों को अगले महीने से बड़ी राहत मिल सकती है। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि रेलवे ने 10 अप्रैल से अपनी 90 से 95% पुरानी ट्रेनों को फिर से चलाने की मंशा जाहिर की। इस सिलसिले में रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को ट्रेनों को दोबारा पटरी पर लाने की तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही ये हिदायत भी दी गई कि
यात्री ट्रेनों के चलने से मालगाड़ियों पर कोई असर न पड़े। जिन ट्रेनों को 10 अप्रैल से दोबारा चलाया जाएगा उनमें मेल और एक्सप्रेस समेत पैसेंजर ट्रेनें भी शामिल हैं। इन सभी ट्रेनों में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। कोरोना के व्यवहार से एक बार फिर से ये आशंका खड़ी हो गई है कि जिस तरह से बीमारी का दायरा बढ़ रहा है, क्या रेलवे अपनी मंशा को पूरी कर पाएगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग बीच सड़क पर मोटरसाइकिल सवार 2 भाइयों की पिटाई कर रहे थे। बताया गया कि ये पूरा विवाद मोटरसाइकिलों में हल्की टक्कर होने की वजह से शुरू हुआ। यह घटना 2 दिन पहले की है, जिसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 आरोपी दोनों भाइयों को बीच सड़क पर घेरकर उनकी पिटाई करते नजर आए। मोटरसाइकिल से उतरकर पहले एक आरोपी दोनों भाइयों को बेल्ट से पीटने लगा, तभी उसका दूसरा साथी भी दौड़कर वहां पहुंचा और वो भी उन पर थप्पड़ और घूंसे बरसाने लगा। दोनों भाइयों में से एक को वो आरोपी पीटते हुए किनारे ले गए, जबकि दूसरे को बीच रास्ते पर मारते रहे। इसी दौरान तीसरा आरोपी भी वहां पहुंचा और वो भी मोटरसाइकिल पर बैठे लड़के से मारपीट करने लगा। काफी देर तक बीच सड़क पर ये तमाशा होता रहा, लेकिन वहां से गुजरने वाले किसी भी आदमी ने बीच बचाव की कोशिश नहीं की। काफी देर तक सड़क पर आतंक मचाने के बाद सभी आरोपी वहां से चले गए। उनसे कहा सुनी होने पर इसी बात को लेकर, क्या आपने मेरी गाड़ी में टक्कर क्यों मारी, तो इसी बात पर उन्होंने मुझे बेल्टों से पीटना शुरू कर दिया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो में दिख रहे सभी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। यूक्रेन की राजधानी कीव में जेल में बंद एक ब्लॉगर और सामाजिक कार्यकर्ता सर्गेई स्टरनेंको के जन्मदिन पर हजारों की भीड़ ने एक बार फिर राष्ट्रपति के दफ्तर पर धावा बोला। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले ब्लॉगर को अपहरण और मारपीट के आरोप में पिछले महीने 7 साल की सजा सुनाई गई, जिसके खिलाफ राजधानी समेत कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन हुए और इस बार भी सर्गेई स्टरनेंको के समर्थकों और चाहने वालों का हुजूम राष्ट्रपति के दफ्तर के बाहर जुटा, जहां उन्होंने सर्गेई के जन्मदिन की खुशी में जमकर पटाखे फोड़े। प्रदर्शनकारी अपने हाथों में मशाल थामे दिखे, जिसकी वजह से वहां अंधेरे में भी तेज रोशनी बिखर गई। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के दफ्तर के एक गेट को भी तोड़ने की कोशिश की और जब वो नाकाम रहे तो उन्होंने इमारत की खिड़कियां तोड़ दी। लोगों ने आरोप लगाया कि सर्गेई स्टरनेंको को झूठे केस में फंसाकर जेल में डाला गया। उन्होंने सर्गेई के समर्थन में जमकर नारे लगाए और उन्हें रिहा करने की मांग भी दोहराई। Підтримати Стерненка, якого об'яснили абсолютно незаконно і неправомірно. प्रदर्शनकारियों ने उन्हें रिहा न करने तक अपना आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी। इस वक्त की बड़ी खबर ये कि ग्वालियर में बड़ा हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, ऑटो और बस की टक्कर से हुआ है ये हादसा। ऑटो और बस की टक्कर में 13 लोगों की मौत की खबर आ रही है। तो ये बड़ा हादसा ग्वालियर में, मरने वालों में 12 महिलाएं भी शामिल हैं। जिन लोगों की मौत हुई उनमें 12 महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। ग्वालियर में हुआ है ये बड़ा हादसा। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑटो और बस के बीच हुई है जबरदस्त टक्कर। ऑटो और बस की टक्कर में 13 लोगों की मौत की खबर है। तो हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है और बताया जा रहा है कि जिन 13 लोगों की जान गई है उनमें 12 महिलाएं भी शामिल हैं। ग्वालियर में हुआ ये बड़ा हादसा। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोज, क्या जानकारी, कब और कैसे हुआ ये हादसा? मंगलवार की सुबह बड़ी ग्वालियर के लिए बड़ी दुखद खबर लेके आई। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है और ये जो ऑटो है इसमें ज्यादा लोग सवार थे, करीब 13 लोग जिनकी मौत हुई है। तो तमाम 13 लोगों की जिनकी मौत हुई थी उसमें 11 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था और 2 लोगों को अस्पताल ले जाया गया और जहां जाकर उनकी मौत हुई। और रफ्तार एक वजह बताई जा रही है कि यात्री बस सामने से आ रही थी और पुरानी जो छावनी क्षेत्र है इसमें एक जो तिराहा है जिससे 3 रास्ते जाते हैं, वहाँ एक तरफ से ऑटो आ रहा था, दूसरी तरफ से बस आ रही थी और एक सीधा हेड ऑन जिसे टक्कर कहते हैं कि आमने सामने की भिड़ंत हुई, जिसकी वजह से आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। और घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं और तमाम जो पुलिस अफसर है और कलेक्टर सभी लोग इस मौके पर पहुंच रहे हैं और एक घटना की जांच के आदेश भी दे दिए गए। मनोज, जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है वो किस में सवार थे? सभी लोग ऑटो में सवार थे क्योंकि जाहिर तौर पर बस रफ्तार से आ रही थी। बस की रफ्तार, मतलब मनोज 13 के 13 लोग एक ऑटो में सवार थे? सारे ऑटो में सवार थे। कितने अभी जो कोरोना का वक्त चल रहा है और जो पुलिस की चेकिंग है और वो क्या तमाम लोग सोशल डिस्टेंसिंग क्या देख रहे थे, ये सब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अभी हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है, प्रशासन कह रहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो घटना हुई है बड़ी दुखद घटना है जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है, तो हम घटना की जांच कर रहे हैं। और जो प्रथम दृष्टया बात सामने आ रही है कि जो बस की तेज रफ्तार इस एक्सीडेंट की वजह है। रफ्तार वजह रही। मनोज, शुक्रिया।
तो ग्वालियर में ये बड़ा हादसा, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह कि जिन लोगों की इसमें जान गई है, 13 लोगों की इसमें मौत की खबर है, वो सभी के सभी ऑटो में सवार थे। आइए बढ़ते आगे। उधर उत्तर प्रदेश के संभल से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां गैस भरने के दौरान एक दुकान और वहां खड़ी कई गाड़ियों में आग लग गई। आरोप है कि वहां यह हादसा अवैध तरीके से रसोई गैस सिलेंडर में एक गाड़ी में गैस भरने की वजह से हुआ, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। जिस गाड़ी में अवैध तरीके से गैस भरी जा रही थी, उनमें अचानक आग लग गई। गैस लीक होने की वजह से आग इतनी तेजी से भड़की कि उसने पल भर में पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। यही नहीं, जिस दुकान में गैस भरने का ये खेल चल रहा था, उसे भी खतरनाक लपटों ने नहीं छोड़ा। दुकान के अंदर से निकलने वाली भयंकर लपटों और काले धुएं ने आसपास के लोगों को खौफ से भर दिया। इस बीच दुकान के पास खड़ी एक दूसरी कार को वहाँ मौजूद कुछ लोग आग की गिरफ्त में आने से बचाने में जुट गए। उन्होंने किसी तरह कार का दरवाजा खोला और उसे धक्का मारकर पीछे की तरफ ले आए, लेकिन तब तक आग कार के अगले हिस्से में लग चुकी थी। इस हादसे में वहां खड़ी 2 मोटरसाइकिलें भी जलकर बर्बाद हो गईं। अमित शाह ने असम की चुनावी रैली में घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस को घेर लिया। वहां की 126 सीटों पर 3 चरण में चुनाव होंगे, जिसके लिए बीजेपी ने धुआंधार प्रचार किया और अमित शाह ने वहां एक दिन में ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। उन्होंने वहां के धेमाजी, माजुली और उदालगुड़ी में अपनी पार्टी का दम दिखाया। अपनी चुनावी सभाओं में अमित शाह ने कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF के गठबंधन पर सीधा हमला किया और घुसपैठ का मुद्दा उठा दिया। राहुल बाबा, आसाम की जनता को बताओ, एक गोदी में बदरुद्दीन अजमल को बिठाकर आप आसाम को कैसे घुसपैठिया मुक्त बनाओगे भाई? बीजेपी की पूरी कोशिश है कि असम की सत्ता फिर से उसे मिल जाए। अमित शाह का तो दावा है कि कांग्रेस को बदरुद्दीन अजमल का साथ भारी पड़ेगा और वहां फिर से उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस की हार का प्रमुख कारण ही बदरुद्दीन अजमल है, क्योंकि आसाम की जनता अब घुसपैठ से परेशान होकर निजात चाहती है, जिसका जवाब कांग्रेस ने CAA का मामला उठाकर दिया। प्रियंका गांधी ने तो वहां के स्वरूपथार में चुनावी सभा करते हुए यह वादा कर दिया कि अगर असम में कांग्रेस की सरकार बनी तो वहां CAA लागू नहीं होगा। जो का कानून है, वो कानून किसी भी हालत में असम में लागू नहीं होगा। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के हर वादे पर उंगली उठा रही है और इस बार उसने घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से उछालने की तैयारी कर दी, जिसकी झलक पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में दिख सकती है, जो कल यानी कि मंगलवार को जारी होगा। खबर है कि इसे असम के लोगों के सुझाव के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को रोकने के लिए बड़े कदम उठाने का वादा किया जा सकता है। साथ ही बीजेपी अवैध तरीके से देश में घुसाए लोगों को बाहर निकालने का मुद्दा भी विजन डॉक्यूमेंट में शामिल कर सकती है। साथ ही पता चला है कि बीजेपी ये दावा करने जा रही है कि 5 साल की उसके कार्यकाल में न उग्रवाद हुआ और न ही हिंसा। यही नहीं, बीजेपी चाय बागान और उसमें काम करने वाले मजदूरों के लिए एक अलग योजना लेकर आने का वादा भी कर सकती है। पश्चिम बंगाल की आसनसोल दक्षिण सीट से TMC उम्मीदवार साइनी घोष बिजली और पानी की मांग पर प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच फंस गईं। इससे पहले इलाके में प्रचार के लिए पहुंची साइनी घोष ने वहां कई लोगों से TMC को वोट देने की अपील की, लेकिन जैसे ही उन्हें सड़क की एक ओर प्रदर्शनकारियों की भीड़ नजर आई तो उन्होंने नारेबाजी कर रहे लोगों की तरफ दौड़ लगा दी। उनके पास पहुंचकर कुछ देर तक साइनी घोष चुपचाप खड़ी रही। फिर उन्होंने लोगों से उनकी परेशानियों के बारे में पूछा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनके इलाके में बिजली और पानी की समस्या को दूर नहीं किया गया तो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। साइनी घोष बहुत देर तक प्रदर्शनकारियों से घिरी रहीं और बाद में उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत पर धमकाने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उन्हें सदन से बाहर निकलते वक्त धमकी दी गई। इस बात की शिकायत उन्होंने चिट्ठी लिखकर लोकसभा के स्पीकर से भी की। जैसे ही हमारी स्पीच खत्म होती है तो वैसे ही शिवसेना के सभी लोग बाहर वॉकआउट करते हैं, तो उसी दौरान अरविंद सावंत 2 सेकंड के लिए वो मेरे पास रुकते हैं और मुझे वो थ्रेटनिंग करके बोल के जाते हैं कि इसके बाद तुम्हारी बारी है और इसके बाद तुम जेल के पीछे जाओगे। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताया और नवनीत राणा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।
नवनीत राणा ने आप पे आरोप लगाया कि आपने उन्हें धमकाया। उसकी क्या, हमने किसको धमकाया? अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वहां की पुलिस ट्रैफिक नियम तोड़कर भाग रही एक कार का पीछा कर रही थी। पुलिस से खुद को बचाने के लिए ड्राइवर अपनी कार को काफी तेज भगाने लगा और हादसे का शिकार हो गया। उसने सड़क से गुजर रही कई गाड़ियों को टक्कर मारी, जिसकी वजह से उनमें आग लग गई। कुछ ही सेकंड में आग ने काफी भयंकर रूप ले लिया। बीच सड़क पर सभी गाड़ियां आग के शोलों में धधकती नजर आईं। इस दौरान उनमें जोरदार धमाके भी हुए। हादसे की सूचना पर वहां पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। आग तो बुझ गई, लेकिन खतरनाक लपटों ने तब तक सभी गाड़ियों को जलाकर बर्बाद कर दिया। यूपी के चित्रकूट में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन में आ गई। चित्रकूट में तो कई जगहों पर छापेमारी की गई। साथ ही रायबरेली में भी पुलिस ने अभियान चलाया और अवैध शराब के कई ठिकानों पर धावा बोलकर उन्हें नष्ट कर दिया। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान गुरुबख्शगंज थाने की प्रभारी संतोष सिंह हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बची। उन्होंने अवैध शराब के एक ड्रम को भट्टी में डाला और उससे अचानक आग की ऊंची लपटें उड़ गई। किसी तरह संतोष सिंह ने खुद को आग की चपेट में आने से बचा लिया। इससे पहले रायबरेली में पुलिस ने छापेमारी के लिए कई टीमें बनाई। फिर ड्रोन कैमरों से उन इलाकों की पहचान की गई जहां अवैध शराब बनाने का कारोबार चल रहा था। रायबरेली के अलावा चित्रकूट में भी पुलिस ने कार्रवाई कर बड़ी तादाद में अवैध शराब जब्त की। एक दिन पहले ही वहां जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई थी। जो इसमें अभियुक्तगण है, इसमें संबंधित जो थाना है, उनके द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। कल उनको हिरासत में लिया गया था। चित्रकूट के मामले में कार्रवाई करते हुए यूपी सरकार ने पुलिस और प्रशासन के कई कर्मचारियों और अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया। पुणे में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मैच खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दोपहर से वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। ये पहला मैच दोपहर 1:30 बजे से पुणे में खेला जाएगा। फॉर्म और आउट ऑफ फॉर्म की एक ही चीज मेरे जहन में आती है, ये वही गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हम अपने प्लेयर्स को बैक करेंगे। उत्तराखंड के गंगोत्री समेत कई इलाकों में बर्फबारी हुई, जिससे पड़ोसी राज्यों में भी ठंडी हवाएं चलने से मौसम बदल गया। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। विश्व जल दिवस के मौके पर राजस्थान के बाड़मेर में जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने सीमा के पास के गांव में रहने वाले लोगों तक पहुंचने के लिए ऊंटों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वो उन लोगों के पास पहुंचकर उन्हें जल जीवन मिशन से जागरूक कर रहे हैं। इस मिशन का मकसद है साल 2024 तक बाड़मेर के हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाना। प्रक्रिया पूरी जानने के बाद गाँव वालों में बहुत सा उत्साह है। जलदाय विभाग के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद गांव वालों में भी उम्मीद की लहर दौड़ने लगी। उम्मीद है कि हमारा पानी मीठा घर घर पहुंचे। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा से मुलाकात की और टोक्यो ओलंपिक्स के लिए उनका हौसला बढ़ाया। मनिका बत्रा ने एशियन ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में सिंगल्स और मिक्स डबल्स में ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां एक एम्बुलेंस आग की भीषण लपटों में घिरी दिखाई दी। आशंका जताई गई कि हादसा वहां के कूड़े में लगी आग की वजह से हुआ और पलक झपकते ही एम्बुलेंस आग के गोले में तब्दील हो गई। एम्बुलेंस का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा जो आग से ना घिरा हो। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जुट गई। हादसे की सूचना मिलने पर वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कवायद शुरू कर दी। इससे पहले जब वहां मौजूद लोगों को एम्बुलेंस के नीचे आग की चिंगारी नजर आई तो उन्होंने उसे बुझाने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश आग को फैलने से रोक नहीं पाई। साइबर हमले की आशंका को देखते हुए परिवहन मंत्रालय ने ऑटो कंपनियों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को अलर्ट जारी किया। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को साइबर हमले के खतरे से जुड़ा एक अलर्ट मिला है और ये अलर्ट उसे साइबर सुरक्षा के मामलों को देखने वाली संस्था इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की तरफ से दिया गया, जिसके बाद मंत्रालय ने NHAI समेत अपने सभी विभागों और संगठनों को अलर्ट जारी कर दिया। इसके अलावा ऑटो कंपनियों को भी अलर्ट जारी किया गया। मंत्रालय ने इन सभी को अपनी साइबर सुरक्षा मजबूत करने और जिम्मेदार एजेंसियों से सुरक्षा की जांच कराने की भी हिदायत दी। फिल्म हेलो चार्ली का ट्रेलर जारी हो गया। कॉमेडी फिल्म हेलो चार्ली का ट्रेलर जारी कर दिया गया। जैकी श्रॉफ और आदर जैन की यह फिल्म 9 अप्रैल को ऑनलाइन रिलीज होगी। MD मकवाना बैंकों से करोड़ों का घपला करके मुंबई से भाग रहे हैं और ये मुंबई आ रहे हैं चिराग रस्तोगी उर्फ चार्ली।
उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि उन्होंने बताया कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और वो ठीक है। तीरथ सिंह रावत ने 10 मार्च को राज्य के नए सीएम की शपथ ली थी। केरल सोना तस्करी केस में आरोपी स्वप्न सुरेश की जमानत याचिका कोच्चि की एनआईए कोर्ट ने खारिज कर दी। पिछले साल जुलाई में तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से करीब 15 करोड़ का सोना बरामद किया गया था। इसी के बाद स्वप्न सुरेश की गिरफ्तारी हुई थी। निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता। उन्हें ये कामयाबी 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड प्रतियोगिता में हासिल हुई। बिहार दिवस के मौके पर राजधानी पटना समेत कई जगहों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शुभकामनाओं वाले पोस्टर लगाए गए। लेकिन पटना में इस पोस्टर के ठीक बगल में आरजेडी ने भी अपना पोस्टर लगा दिया, जिसके जरिए नीतीश कुमार को सत्ता के लिए धृतराष्ट्र बताया गया। इस पोस्टर के जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई है कि बिहार में लूट, हत्या और संगीन अपराध चरम पर हैं। आरजेडी के इस पोस्टर में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी भी नजर आई और उनकी आंखों पर भी काली पट्टी बंधी दिखाई दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मानो सत्ता के लोभ में बिहार की जो दुर्गति हो रही है वो ना देखने को तैयार है, ना सुनने को तैयार है, ना बोलने को तैयार है। आरजेडी के इस हमले पर जेडीयू ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए और चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की घटिया हरकत को करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के केरल दौरे का आज दूसरा दिन है। आज राहुल गांधी इडुक्की, कोट्टयम, एर्नाकुलम और कोच्चि में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। एक दिन पहले राहुल कोच्चि में एक कॉलेज के छात्रों से मिलने पहुंचे। राहुल ने छात्रों को मार्शल आर्ट के बारे में भी बताया। हालांकि इस दौरान वो केंद्र सरकार पर हमला करने से भी नहीं चूके। राहुल गांधी ने रोजगार समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। Fuel prices internationally, oil prices internationally are falling, but diesel and petrol prices in India are rising, essentially because of economic mismanagement over the last 4-5 years. और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, बंगाल के लिए एक और लिस्ट। ये बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी की एक और लिस्ट। नई लिस्ट में 13 उम्मीदवारों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। तो बीजेपी ने बंगाल के लिए एक और लिस्ट जारी की है और बंगाल के लिए इस लिस्ट में 13 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। तो बीजेपी की एक और लिस्ट, पश्चिम बंगाल के लिए नई लिस्ट में 13 उम्मीदवारों के नाम है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में अब 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होना है और इस सब के बीच बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। लेकिन इस सब के बीच एक और लिस्ट जारी की गई है। बीजेपी की तरफ से इस नई लिस्ट में 13 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। तो पहले कई लिस्ट जारी कर चुकी है बीजेपी। पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों के नामों को लेकर लगातार मंथन के बाद कई लिस्ट, और अब एक और जो नई लिस्ट सामने आई है उसमें जानकारी है कि 13 नाम शामिल हैं। 13 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। बंगाल की एक और लिस्ट बीजेपी की, इस वक्त ये बड़ी खबर। 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव। पहला चरण 27 मार्च को और इस सब के बीच एक नई लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी हुई है। 13 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। सीरिया के अलेप्पो के पास एक अस्पताल को निशाना बनाकर कई बम दागे गए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि जिस इलाके में यह हमला हुआ वहां विद्रोहियों का कब्जा है और वहां बम सरकारी कब्जे वाले इलाके से दागे गए। इस घटना में कई लोग घायल भी हो गए, जिन्हें बचाव कर्मियों ने दूसरे अस्पताल पहुंचाया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें रेस्क्यू टीमें अस्पताल में भर्ती बाकी मरीजों को भी निकाल कर ले जाती नजर आई। हमले के बाद वहां अफरा तफरी जैसे हालात दिखे। लोग खून से सने थे और दर्द से चीख रहे थे। बचाव कर्मियों ने जल्दी जल्दी वहां से बाहर निकालते और गाड़ियों से दूसरे अस्पताल पहुंचाते नजर आए। इस हमले ने अस्पताल के एक बड़े हिस्से को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। वहां हर तरफ मलबा और खून बिखरा नजर आया। इससे पहले भी कई बार विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में अस्पतालों को निशाना बनाया गया है। आरजेडी ने आज पटना में विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। पार्टी के नेता राज्य में बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और शिक्षा समेत कई मामलों को लेकर विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसकी अगुवाई खुद तेजस्वी यादव करेंगे। हालांकि प्रशासन ने आरजेडी को इसकी अनुमति नहीं दी है और उन्हें पटना के गर्दनी बाग इलाके में विरोध प्रदर्शन करने के लिए कहा गया है। इसके बावजूद आरजेडी के नेता विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने की जिद पर अड़े हुए हैं।
चुनाव के समय मैनिफेस्टो में इन लोगों ने क्या क्या बोला था कि क्या क्या पूरा करेंगे। एक काम जो है नहीं पूरा किया है। बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, इन सबको लेकर के युवा जो विंग है हमारा, उसने घोषणा किया है कि कल जो है घेराव करेंगे विधानसभा। असदुद्दीन ओवैसी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। उन्होंने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी और सभी से ये टीका लगवाने की अपील की। किसी भी किस्म की अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, फौरन वैक्सीन लीजिए, क्योंकि आपकी जान बचाना जरूरी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने असम के तिनसुकिया में एक रोड शो किया और अपनी पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। अभिनेता कार्तिक आर्यन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और अपने प्रशंसकों से प्रार्थना करने की अपील की। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बढ़ते कोरोना के मामलों पर चिंता जताई। साथ ही इसकी वजह से हाईकोर्ट और निचली अदालतों के परिसर में आम लोगों के आने पर रोक लगा दी गई। ये फैसला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पर भी लागू होगा। दिल्ली के नरेला इलाके में एक लड़के की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि वो अपने दोस्त के साथ सब्जी लेने बाजार गया था। इसी दौरान किसी ने उस पर कई गोलियां दाग दी, जिससे उसकी मौत हो गई। कहा कि गोली मार दी किसी को। मैं गाड़ी के पास आया तो गाड़ी में था नहीं, तो मैं आके देखा उसे गोली लगी। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। शुरुआती तौर पर हत्या के पीछे आपसी रंजिश की आशंका जताई गई। महाराष्ट्र के सांगली में फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। फैक्ट्री में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका, लेकिन कुछ ही देर में इस आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसकी लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। आग लगने की जानकारी के बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गईं। बिहार के नक्सल प्रभावित जमुई जिले की लड़कियों ने अपनी फुटबॉल टीम तैयार कर ली और अब वो खेल में अपना दमखम दिखाने में जुटी। उन लड़कियों ने बताया कि बेहद पिछड़े इलाके से होने के बावजूद वो कड़ी मेहनत से अपने परिवार और इलाके का नाम रोशन करना चाहती हैं, जिसके लिए वो मैदान में अपना पसीना भी बहाती नजर आई। उम्र और अनुभव दोनों ही कम है, लेकिन मैदान पर उनका जोश किसी पेशेवर खिलाड़ी जैसा ही दिखा। हम लोग अच्छा प्लेयर बनना चाहते हैं और देश का नाम भी रोशन करना चाहते हैं। इनके कोच ने बताया कि उनका मकसद बस उन लड़कियों को आगे बढ़ाना है, ताकि वो न सिर्फ खुद का अपना भविष्य बेहतर कर सकें, बल्कि अपने गांव कस्बे को भी नई पहचान दिला सके। हम लोग अपने घर से पैसा लगा के लोग को खेलने का व्यवस्था दे रहे हैं। बिना मदद और संसाधन के इन लड़कियों को आगे बढ़ता देखकर इलाके के लोग भी अब उनकी हौसला अफजाई करने लगे। राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। सरकार ने लोगों से होली का पर्व घर पर ही मनाने की अपील की और साथ ही दूसरे कार्यक्रमों में भी कोरोना के नियमों के पालन की नसीहत दी। दूसरे राज्य से आने वाले लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही उन्हें एंट्री दी जाएगी और रिपोर्ट नहीं होने पर उन्हें 15 दिनों तक क्वारंटीन में रखा जाएगा। आदमी की जिंदगी ज्यादा जरूरी है, सुरक्षित, तो आप होली का त्योहार भी घरों में रह के मनाएं। अनावश्यक भीड़ बाहर नहीं हो। विवाह समारोह के लिए भी SOP में व्यवस्था की गई है कि आप ईमेल के द्वारा संबंधित उपखंड अधिकारी को सूचित करोगे, उसकी पूर्वानुमति लेके और जो हमारा प्रोटोकॉल है, जो बिहेवियर है एप्रोप्रिएट बिहेवियर कोविड का, उसकी अनुपालना सुनिश्चित करोगे। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद असम राइफल्स के जवानों ने भारत म्यांमार बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी। बताया गया कि तख्ता पलट के बाद म्यांमार से कई शरणार्थी मिजोरम पहुंच चुके हैं, जबकि वहां से बड़ी तादाद में लोगों की घुसपैठ की आशंका है और इसी घुसपैठ को रोकने के लिए असम राइफल्स ने मिजोरम से लगने वाली म्यांमार की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी। घने जंगलों के बीच जवानों की एक टुकड़ी ने घुसपैठ को रोकने का अभ्यास भी किया। अभ्यास के दौरान सभी जवान दबे पांव आगे बढ़े। इसके बाद कुछ जवानों ने गहरे पानी में मोर्चा संभाला, जबकि कुछ घने जंगलों में मुस्तैद हो गए। हर एक उस ऑब्स्टिकल को क्रॉस करते हुए आ रहे हैं और ये लगातार इस तरीके की ड्रिल जो है जारी रहती है। अभी घुटनों घुटनों तक यहाँ पे पानी है। भारत और म्यांमार के बीच करीब 1600 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसमें करीब 500 किलोमीटर की सीमा मिजोरम से लगती है। इस पूरी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी असम राइफल्स के पास है। असम राइफल की सबसे ज़्यादा कोशिश है कि किसी को भी इलीगल तरीके से भारतीय सीमा में ना आने दिया जाए। घुसपैठ रोकने के अलावा असम राइफल्स के जवानों की नज़र इलाके में सक्रिय उग्रवादी संगठनों पर भी है।
इसलिए मुश्किल हालात में भी असम राइफल्स के जवान उन इलाकों में मुस्तैद हैं। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद जवानों की चुनौती बढ़ चुकी है। बताया गया कि तख्ता पलट के बाद करीब 300 शरणार्थी म्यांमार से मिजोरम पहुंच चुके हैं, जिनमें 100 से ज्यादा वहां की पुलिस के ऐसे जवान और अधिकारी हैं जिन्हें तख्ता पलट का विरोध करने पर जान से मारने के आदेश दिए जा चुके हैं। भारत और म्यांमार की सीमा 4 राज्यों से लगती है, जिनमें मिजोरम भी एक है। दोनों देशों के बीच 72 बॉर्डर पिलर हैं, जिनमें 30 बॉर्डर पिलर मिजोरम में है, जहां से घुसपैठ से सबसे ज्यादा आशंका बनी हुई है और वहां असम राइफल्स के जवान हर चुनौती से निपटने के लिए मुस्तैद हैं।